नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एसकेएन यूनिवर्सिटी में जो नया कोर्स लागू हुआ है नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एग्रोन 122 जिस सब्जेक्ट का नाम है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है, आप सभी तो अच्छे से जानते ही होंगे। और इसके साथ ही आप सभी के लिए एक खुशखबरी तो है ही कि ये लास्ट एग्जाम होने वाली है। सभी ने प्लान बना रखे होंगे कि मेरे को घूमने जाना है, मेरे को मूवी देखनी है, अब एकदम फ्री हो गए एक डेढ़ महीने के बर्डन से। मतलब कभी अपन देखते हैं कि लगातार एग्जाम चल रही थी और अब क्या आने वाले हैं, आपके ऐसे फ्री वाले दिन आने वाले हैं कि अब अपन फ्री हैं, बर्डन हमारे से उतर गया है। जो आपको नींद आती थी एग्जाम में, वो नींद भी आपकी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रोन 122 की। सर ये लास्ट एग्जाम है, हमारे को बता दीजिए, हमने ना ही पहले से पढ़ा है कुछ और हमारे को ना ही ये सब्जेक्ट समझ में आती है, तो बेझिझक रहिए, इस सब्जेक्ट को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि ये एग्जाम तो सर क्लियर करवाएंगे और एक ही क्लास में क्लियर करवाएंगे। सारा मटेरियल बता देंगे, बिल्कुल सारा मटेरियल बता देंगे। एंड तक क्लास में बने रहना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज लास्ट दिन है, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है उनको भी नोट्स पढ़ने में और बुक्स पढ़ने में, मटेरियल ढूंढने में जोर आता है। तो अपने पास में मटेरियल है, क्लास है जिसमें सारी चीजें अपन बता रहे हैं और गेस पेपर भी बता रहे हैं, इसके ओल्ड पेपर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो सभी साथियों के एक बार इस वीडियो को पॉज करके क्या कर दो, सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो। आज अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आगे की भी बातें करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट की भी कंप्लीट बात करने वाले हैं और पेपर सॉल्यूशन के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है अपन किसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके नाम का ही पोस्टमार्टम कर दो। क्या कर दो, इस सब्जेक्ट के नाम का ही पोस्टमार्टम कर दो कि सर ये कैसे करें। ये क्या है साथियों, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब इसमें क्या नहीं होता है, मनुष्य का क्या नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये नेचुरल फार्मिंग क्या है, फार्मिंग का मतलब खेती, फार्मिंग का मतलब खेती। किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कि सर इस सब्जेक्ट में हमारे कितने वो है टॉपिक है, 16 टॉपिक है। कि सर इसका कोड क्या है, एग्रॉन 122। इसका टाइटल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अब इतना समझ में आया, प्राकृतिक खेती मतलब इसमें कोई मनुष्य की जो क्रियाएं होती है ना, जैसे अपन बात करें कि केमिकल्स देना, मतलब ये प्रकृति से प्राप्त पदार्थों से, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का इसमें यूज किया जाता है। कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल से बाहर से अपन जो लाते हैं ना, वो नहीं अपन यूज करते। जैसे एक कहावत भी अपन ने पढ़ी थी पहले, अपन ने क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। एक कहावत है कि गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। मतलब इसको समझना एक बार कि गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा गांव में कैसे, जैसे आप सभी को पता है कि अपन नेचुरल जो प्राकृतिक चीजें है, जैसे गाय का गोबर यूज कर रहे हैं, मतलब गांव का पैसा गांव में। गांव का पैसा ऐसे नहीं है कि बाहर अपन दे रहे हैं, जैसे अपने को कोई केमिकल वगैरह लाना पड़ता है तो वो अपन बाहर जाते हैं, तो इसमें केमिकल्स का तो अपन यूज ही नहीं करते हैं। तो गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। अब ये शहर का पैसा गांव में कैसे आ गया, शहर का इस प्रकार से आया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, अब वो क्या शहर में गेहूं उगाएंगे क्या, वो तो किसान ही उगाएगा और वही ले जाना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा उनको। तो शहर का पैसा भी कहां पर आ रहा है साथियों, गांव में आ रहा है। शहर का पैसा भी कहां आ रहा है, गांव में आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं, दो अपने फार्मिंग होती है, एक नेचुरल फार्मिंग, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दोनों में अंतर समझना जरूरी है और माइनर सा क्या है, इनमें डिफरेंस है। देखो नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग भी केमिकल फ्री होती है।
नेचुरल फार्मिंग भी क्या होती है, केमिकल फ्री होती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती भी क्या होती है, केमिकल फ्री होती है। कि सर आपने बता दिया ये जो अपन पढ़ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग ये भी केमिकल फ्री है, और जो अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वो भी केमिकल फ्री है। फिर इस जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें क्या ऐसी खास बात है, तो इसमें है कि ये किस पर बेस्ड होती है साथियों, बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक की। सर इंग्लिश में पढ़ाओगे क्या, नहीं साथियों हिंदी में ही अपन पढ़ा देंगे, पर समझिए तो सही आप एक बार। बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक मतलब ये किस पर आधारित होती है, ये आधारित होती है पशुधन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, पशुधन पर आधारित होती है। पशुओं का गोबर वगैरह, पशुओं का मल वगैरह, मूत्र वगैरह, ये सारी चीजें किसमें यूज में लेते हैं, ये सारी चीजें अपन लेते हैं नेचुरल फार्मिंग में। और इसमें अगर आपको पूछ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इंट्रो में भी पूछा होगा अगर कोई एग्रोनॉमी से कोई टीचर आया होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो साथियों इसमें जो अपने हैं गोवंश पर आधारित होता है। मतलब लाइव स्टॉक में भी ऐसे बाकी का यूज में नहीं लेते, ज्यादातर किसका लेते हैं, देसी गाय जो गोवंश है ना अपने, उसके पदार्थों का यूज लेते हैं, उसके अपशिष्ट का क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि नेचुरल फार्मिंग इज द केमिकल फ्री फार्मिंग बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक, और स्पेशली काऊ, जो अपने काऊ है उस पर क्या होती है, कैटल पर बेस्ड होती है, ये गाय पर बेस्ड होती है, गाय पर आधारित होती है, मतलब गाय के ही यूज में लेते हैं लाइव स्टॉक में। तो ये समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, केमिकल फ्री बट बेस्ड ऑन जो अपने लाइव स्टॉक है उन पर। सही, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक बार थोड़ा सा सिलेबस को देख ले और सभी टॉपिकों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले कि सर कर लो, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। सही, और मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट ऐसी है रटने से याद नहीं होगी, ये समझने से याद होगी। जैसे डेफिनेशन समझ में आ गई, अंतर आपको पूछ लेगा, सबसे पहले 2 या 3 आप अंतर बना दोगे इसमें। सही, और बाकी के अंतर मैं बताने वाला ही हूं अभी। सही, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें टोटल कितने हैं, टोटल है अपने 17 टॉपिक है। टोटल कितने हैं, 17 टॉपिक है। सबसे पहले है कि इसमें इंडियन हेरिटेज, एंसाइंट और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, मतलब पहले की प्राचीन खेती क्या थी और अभी जो प्रेजेंट है इस टाइम में क्या खेती चल रही है। इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग के इंपॉर्टेंस और स्कोप के बारे में इस प्रकार से कितने टॉपिक है, 17 टॉपिक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, सभी टॉपिकों के बारे में ऊपर ऊपर से अपन समझ लेते हैं। पहला है हेरिटेज ऑफ एंसाइंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये अपने शॉर्ट नोट्स है। क्या है, शॉर्ट नोट्स है, इनको आसानी से आप समझ सकते हो। इसके बाद में लॉन्ग आपको कहां पर मिलेंगे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप समझते रहिए। पहले आप डाउट पैदा मत कर जाना कि सर इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सारी चीजें बाद में चर्चा करेंगे, पहले सिलेबस को चर्चा कर लेते हैं। पहला है अपना इंडियन हेरिटेज ऑफ एंसाइंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अपने ही समझो कि एग्रीकल्चर में अपने पहले क्या यूज होता था, आज क्या यूज हो रहा है, इनके मध्य अंतर आपको देखना है। अंतर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंसाइंट और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा, अपने को अंतर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला अंतर तो हो जाता है साथियों क्रॉप डाइवर्सिटी का। क्या है, क्रॉप डाइवर्सिटी का मतलब पहले की बात करें तो पहले क्रॉप डाइवर्सिटी क्या थी, अधिक, अब क्या है ट्रेडिशनल में क्या है, कम है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट, पहले आप देखो तो तालाब वगैरह, कुएं वगैरह, इनका निर्माण अधिक होता था, इनका यूज भी अधिक होता है। आजकल नहीं होता, आजकल तो नदियां ही पता नहीं कहां से ली गई। तो सही, पहले नेचुरल रिसोर्सेस का मैनेजमेंट क्या था, अत्यधिक था, आजकल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले क्रॉप रोटेशन वगैरह अपनाते थे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, आजकल ये नहीं हो रहा है। इसके साथ में ही अपन बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस में बात करें तो पहले केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता था, पहले केमिकल्स के बारे में पता ही नहीं था। ये जो नेचुरल चीजें है ना, गाय का गोबर वगैरह, ये फर्टिलाइजर्स क्या करते थे, यूज करते थे, और देसी तरीके से, देसी नुस्खों से ही कीटों का नियंत्रण करते थे, देसी नुस्खों से ही क्या करते थे, ये सॉइल की फर्टिलिटी है, मृदा की उर्वरता है, उसको इंक्रीज करते थे। इसके साथ ही देसी बीजों का संरक्षण, आजकल जो अपने बीज यूज में ले रहे हैं
है ना, जैसे नए नए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो जैसे अभी आपने इस ईयर बाजरे का प्रोडक्शन कर लिया, इसमें से 1 क्विंटल रख लिया अगले ईयर में बोने के लिए। इस प्रकार से देसी बीजों का पहले क्या किया जाता था, पहले संरक्षण किया जाता था। सही। इसके बाद में कृषि ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण। सही। इसको अपन समझेंगे आईटी के में, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज के अंदर। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि जो प्राचीन खेती थी और जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इन दोनों में क्या अंतर है मेनली आप समझ गए होंगे। ये अंतर आपको डेफिनेशन के तौर डेफिनेशन याद रखना और अंतर के तौर पे आप इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है प्राकृतिक खेती का दायरा और महत्व। मतलब जो नेचुरल फार्मिंग है, अपन जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि केमिकल फ्री है और लाइव स्टॉक पर बेस्ड है। सही। इसके साथ ही क्या स्कोप है इसका, देखो इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, प्राकृतिक खेती को लगभग सभी प्रकार की फसलें, सब्जियों और फलों और दलहनों के लिए अपनाया जा सकता है। मतलब ऐसे नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग ओनली अनाज की खेती के लिए अपना सकते हैं, दलहन की खेती के लिए अपना सकते हैं, फलों के लिए अपना सकते हैं, सब्जियों के लिए, सभी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक खेती को जलवायु और मिट्टी के प्रकार के अनुसार थोड़े बदलावों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, आप सभी को पता है अपना जो इंडिया है ना, उसमें अलग अलग जलवायु पाई जाती है अलग अलग स्थान पर। तो हर जगह पर इसको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इसको क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। और किसानों का आकार, साइज ऑफ फील्ड, छोटे और बड़े दोनों किसान प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। मतलब चाहे मीडियम जिनके पास में जो है खेत का आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो दोनों ही नेचुरल फार्मिंग को अपना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग को कोई और अपना रहा है, जैसे अपन जैसे बात करें बड़े किसानी अपना सकते हैं, दोनों अपना सकते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक ही खेत है, वहां पर खेती भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है, तो पशुपालन से भी इनकम हो रही है, खेती से भी इनकम हो रही है, और खेती में कोई अन्य प्रकार का कोई अपन कोई भी जैसे है ना कोई भी इनपुट यूज नहीं कर रहे हैं। सही। तो ये अपने एक तो ये लाभ हो गया। इसके साथ ही केमिकल फ्री है, मतलब पर्यावरण का संरक्षण है, मानव स्वास्थ्य का संरक्षण है और फसल स्वास्थ्य का संरक्षण है। मतलब इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पहला पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ भोजन का उत्पादन हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है, क्या होती है, मतलब अपन इस प्रकार से खेती करें ताकि अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी बने रहे। जैसे अब भी अपन केमिकल अगर यूज करते रहेंगे, ज्यादातर केमिकल यूज करते रहेंगे, तो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेस कैसे, जैसे सोइल है, सोइल क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। सोइल क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वर्जिन सोइल हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है साथियों, अगर अपनी सोइल बंजर हो जाए केमिकल यूज करने से, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो खेती करने के लिए प्राकृतिक रिसोर्सेस मतलब मर्दा बचेगी नहीं। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी सहायता करता है, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनको बनाए रखने में। इसके साथ ही किसानों की आय वृद्धि होती है, क्योंकि खेती के साथ साथ में किससे प्रोडक्शन मिल रहा है, लाइव स्टॉक से। इसके साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को पता है कि बाहर का पैसा भी गांव में और गांव का पैसा भी गांव में, ये लिखिए ना यहाँ पर आपको पूछता है तो बढ़िया अट्रैक्टिव लाइन है और रियल में अप्लाई की हुई है इसमें। शहर का पैसा भी गांव में, गांव का पैसा भी गांव में, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो रहा है, विकास। और जैव विविधता का जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर बायोडाइवर्सिटी किसी भी प्रजाति में, किसी भी पौधे में, किसी भी जीव में नहीं पाई जाएगी तो उसमें क्या नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। तो नेचुरल फार्मिंग में जैव विविधता अधिक होती है, मतलब उनमें विकास की क्या है, संभावनाएं हैं। तो ये अपने इंपॉर्टेंस और स्कोप हो जाता है। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये जो अपनी
पारिस्थितिकी है इसको ध्यान में रखते हुए ये खेती की जाती है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेती की जाती है। केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है और पशुधन पर आधारित होती है। ये अपने क्या है, नेचुरल फार्मिंग है। परिभाषा की बात करें तो वह कृषि पद्धति जिसमें बाहरी इनपुटों को कम से कम उपयोग करके फसल उगाई जाती है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है या बनाए रखी जाती है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल फार्मिंग के नाम से। उद्देश्य क्या है, जो रासायनिक जो अपन यूज कर रहे हैं, रसायन यूज कर रहे हैं, उनका यूज कम से कम हो, उनका यूज कम से कम हो, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य बना रहे और स्वस्थ और पौष्टिक और जो इंपॉर्टेंस देना वही इसके क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। कृषि लागत को घटाना और किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जल संरक्षण को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में मतलब नेचुरल फार्मिंग करते टाइम अपने को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, वो है प्रिंसिपल्स। पहला है मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान दे। मतलब नेचुरल फार्मिंग में जो भी क्रियाएं करती है ना, मृदा के स्वास्थ्य की, सोइल की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। मतलब आप सभी को पता है मृदा में क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग की जानी चाहिए। इसके बाद में है देसी बीजों को। ऐसे नहीं कि अपन कोई भी अन्य बीज यूज में ले रहे हैं, जो अपने इंडिजिनियस या देसी बीज है ना, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसके बाद में आता है जैविक कीट नियंत्रण अपनाएं। मतलब अपने को बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहिए। मतलब जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपने आता है कौन सी, अपने गाजर घास की बात करें, पार्थेनियम स्टेरिफोस, तो इसका किसके द्वारा होता है, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा। सही, तो क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहिए। और जल प्रबंधन मतलब वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग पर, इन पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली नेचुरल फार्मिंग करे और प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे तरीके से यूज करे। ऐसे नहीं कि अपन वेस्टेज में उनको कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। स्थानीय ज्ञान का क्या करे, समावेश करे। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है प्राकृतिक खेती के जो मेन पिलर्स है, मेन स्तंभ है। सही, इसमें मैंने 4-5 महीने भी बताए थे, ये वाले भी आप याद कर सकते हो, वो क्लास वाले भी याद कर सकते हो। इसमें मृदा का क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, सीड का मैनेजमेंट किया जाता है। इसके साथ में ही ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट इसकी क्या है, मेन पिलर्स या इसके कंपोनेंट्स है। इसे मान लो कि एक गाड़ी है, क्या है, गाड़ी अपने आती है, कौन सी गाड़ी अपने आती है, नेचुरल फार्मिंग। इसके जो पहिए है ना, उनको पिलर्स या कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। सही, जल प्रबंधन के बिना, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल के बिना, सीड मैनेजमेंट के बिना, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट के बिना नेचुरल फार्मिंग चल सकती है क्या, नहीं चल सकती। इसलिए ये क्या है, पहिए हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि अपने पास में क्या है, एक तो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग है। इनमें अंतर की बात करें तो इनमें क्या करते हैं, इनमें तो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, इनमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इनमें भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें जो कंट्रोल करते हैं ना, वो लाइव स्टॉक पर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। और इसमें किसका यूज करते हैं साथियों, इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं। और अंतर के रूप में आप देख सकते हो, या मैंने एक बढ़िया डिटेल से बताया था उस वीडियो में, 10 मिनट की लगभग वीडियो है, उसमें देखना अच्छे से। इसमें देखो अपन इसमें इनपुट्स का क्या यूज करते हैं, रासायनिक खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, और इसमें प्राकृतिक खाद वगैरह यूज करते हैं, इसमें प्राकृतिक खाद यूज करते हैं। बीज कौन सा, संकर या उन्नत किस्म का, और इसमें प्रमाणित जैविक बीज, इसमें देसी बीज को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस किस पर होता है, फोकस होता है अधिकतम उत्पादन पर, और इसमें मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता पर, इसमें टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पर। इसके साथ ही अपने आता है पर्यावरण पर प्रभाव, इसका हानिकारक होता है, कम हानिकारक होता है, और बिल्कुल कम हानिकारक किसमें होता है, नेचुरल फार्मिंग में। इसके बाद में उपज इसमें अधिक होती है, इसमें जो जैविक उत्पादों की जो मांग है अधिक होने पर बेहतर से क्या होता है, लाभ होता है, और दीर्घ काल में स्थिर उपज होती है। मतलब इसमें कांस्टेंट क्या होती है, उपज होती है, यील्ड होती
है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने क्या आता है साथियों, अपने फुटप्रिंट। आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि जो अपने हैं वाटर फुटप्रिंट के बारे में बताइए, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में और नाइट्रोजन फुटप्रिंट के बारे में। तो दो आप याद रखना, कार्बन फुटप्रिंट और जो नाइट्रोजन फुटप्रिंट है, इनमें आपको अंतर पूछा जा सकता है। साथियों आप सभी को पता है ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है साथियों, ग्रीन हाउस में इफेक्ट में जो गैसें उत्तरदायी होती है ना, उन गैसों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उसको, उसकी जो मात्रा है ना, उसको किस में मापते हैं अपन, उसको जो CO2 इक्विवेलेंट टन्स में मापते हैं, और उसको किस नाम से जाना जाता है, कार्बन फुटप्रिंट। मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट किसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उसको किस नाम से जानते हैं, कार्बन फुटप्रिंट के नाम से। और जो हमने आती है, जैसे वातावरण में जो उत्सर्जित जो नाइट्रोजन की मात्रा है किलोग्राम में, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन नाइट्रोजन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। मतलब वातावरण में जो भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं नाइट्रोजन फुटप्रिंट के नाम से। तो ये ध्यान रखना इसमें। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है साथियों, ये अपना खेत है, ये 1 हेक्टेयर का खेत है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा लो, यहाँ पर पशुपालन कर लो, यहाँ पर मछली पालन कर लो, इसके साथ में यहाँ पर आप क्या कर लो, दुग्ध उत्पादन कर लो, पशुधन वगैरह कर लो। इसके साथ में ही आपके जो भी है, जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगा लिए, यहाँ पर आप फसल लगा लेते हो, तो ये अपने क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब सभी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, फसलें भी उगा रहे हैं, और पशुपालन भी कर रहे हैं। मतलब एक से अधिक, मतलब ऐसे नहीं कि फसल पर ही निर्भर है या पशुधन पर निर्भर है, एक से अधिक उद्यमों को अपन अपनाते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे फसल, पेड़ पौधे और पशुओं का एकीकरण है, इससे क्या होता है, जैव विविधता का संरक्षण वगैरह आपस में एक संबंध बन जाता है। जैसे अपन बात करें तो जो पशु है, पशु से गोबर प्राप्त होगा, वो अपन फसल में भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ पेड़ पौधों में भी दे सकते हैं। पेड़ पौधों से, फसलों से क्या होगा, दाना और चारा प्राप्त होगा, वो अपन पशुओं को भी खिला सकते हैं, दाना अपन मुर्गियों को खिला सकते हैं। इस प्रकार से एक इनमें क्या बना रहता है, चक्कर बना रहता है। पशुओं से क्या प्राप्त होगा, गोबर, उसको अपन पेड़ों को, और इसके साथ में अपन किसको दे सकते हैं, फसलों को दे सकते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज। मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको बताया था। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे अपने जो पूर्वज थे, अपने पूर्वज जैसे बात करें तो परदादा जी, दादाजी की बात करें, तो वो अपने को जो भी बताते हैं ना कि आपको है ना 3 किलोग्राम बाजरे की क्या करनी है, बुआई करनी है 1 हेक्टेयर में, अपने को बीज दर से रिलेटेड, या अपने को कीटों के नियंत्रण से रिलेटेड, या अपन बात करें ना, अपन देखे ना, तो अपने क्या होता है, अपने जो पूर्वज है ना, अपन से ज्यादा, अपने घर वाले भी देखे ना, अभी खेती में अपन से ज्यादा नॉलेज है। अपन तो ओनली ये जो पढ़ के एग्जाम दे लेते हैं, अपने को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उनको अपन से भी कई गुना ज्यादा क्या है, नॉलेज। वो क्या होता है, पूर्वजों के कारण आता रहता है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण आता रहता है। तो वो क्या होता है, वो आईटी के होता है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है, जो कि अपने पूर्वजों से मिलता है। अपने को कहां से मिलता है, अपने को पूर्वजों से मिलता है, जिसको परंपरागत ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ये चाहे मर्दा के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे कीटों से रिलेटेड हो, चाहे रोगों से रिलेटेड हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। वो क्लास के मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर आपको मिलेगी। इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर। आगे अपने आता है साथियों नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती में देसी बीज की अवधारणा और उत्पादन विधियां। मतलब अपन जो देसी बीज, आप सभी को पता है कि कौन से बीज को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है नेचुरल फार्मिंग में, देसी बीज को, इंडिजीनियस सीड को।
हो, तो उसके प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, बीज का चयन करते हैं, सही, अच्छा बीज हो। इसके साथ में बीज का भंडारण कर लेते हैं, बीज का उपचार कर लेते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं और इंटरक्रॉपिंग करते हैं और परागण का मैनेजमेंट करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं साथियों, में इसका प्रोडक्शन करते हैं, किसका, अपने नेचुरल जो अपने इंडिजिनियस सीड होता है, देसी बीज होता है, इसका। इसके बाद में अपने आता है रियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एनिमल्स अंडर नेचुरल फार्मिंग। मतलब जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके साथ में अपन क्या करते हैं, पशुओं का पालन भी करते हैं। पशुओं का पालन जो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत होता है उसमें होता है, उसमें उनके आवास का मैनेजमेंट करेंगे, डाइट का मैनेजमेंट करेंगे, स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, प्रजनन वगैरह, और इसके साथ पशु कल्याण, खाद का मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें अपने को नेचुरल फार्मिंग में जो अपने एनिमल रियरिंग करते हैं वो चीजें आ जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग में अपने को पता है केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर में केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, जैविक विधि के द्वारा इनका क्या करेंगे, नेचुरल विधि के द्वारा इनका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो पेस्ट, डिजीज, वीड, इनका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, किसमें, नेचुरल फार्मिंग में। तो किस प्रकार से करते हैं, कीटों का फसल चक्र अपनाएंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे नीम के पत्तों से, अलग अलग पेड़ पौधों से या जीवों से प्राप्त जो अपने को होते हैं ना, उनका ही यूज करते हैं और यूज नहीं करते हैं। फायदे वाले कीटों को आकर्षित करना, इसके साथ ही बर्ड के लिए हाउस बनाना है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, पक्षी हानिकारक कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं, सही। तो उनका क्या करते हैं, उनके लिए आवास वगैरह बना देते हैं, इससे कीटों का मैनेजमेंट हो जाता है। रोगों की बात करें तो बीज उपचार करते हैं, इसके साथ ही गौमूत्र वगैरह, गोबर के घोल से इनका क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं, और ऑर्गेनिक फंजीसाइड का यूज करते हैं, जो कि अपन अलग अलग मेथड से बनाते हैं। इसके साथ ही पौधों का उचित न्यूट्रिशन उनको देते हैं। खरपतवार की बात करें तो निराई गुड़ाई करते हैं, मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग से अपन कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं, रोगों का भी कर सकते हैं और खरपतवारों का भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, ये अपना खेत है, ये अपना खेत है, तो यहाँ पर अपन घास फूस वगैरह बिछा देते हैं। घास फूस बिछाने से क्या हो जाएगा साथियों, जो मृदा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे पैथोजन हो, चाहे कीट हो हानिकारक है, ये क्या हो जाते हैं, खरपतवारें वगैरह नष्ट हो जाती है। तो मल्चिंग अपनाते हैं। इसके बाद में आते हैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या क्या क्या बाधाएं आती है। तो इसमें सबसे पहले है किसान के लिए जागरूकता की कमी। मतलब किसान जागरूक नहीं है नेचुरल फार्मिंग के प्रति, सही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो इसमें अपनाते हैं उसके प्रति जागरूक नहीं है। प्रारंभिक जो लागत है वो क्या आती है साथियों, वो अपने को अधिक आती है, क्योंकि जैविक तरीके से अपन जो करते हैं ना, इसमें क्या आती है, इनिशियल कॉस्ट अधिक आती है। कम उपज की आशंका रहती है कि उपज क्या होगी, नेचुरल फार्मिंग में अधिक कम होगी और केमिकल फार्मिंग में अधिक होगी, इसलिए केमिकल फार्मिंग करते हैं। इसके साथ ही जैविक कीट नियंत्रण की जानकारी का अभाव। मतलब जो जैविक कीट नियंत्रण मान लो, जैविक रोग प्रबंधन मान लो, जैविक खरपतवार प्रबंधन मान लो, इनके क्या है साथियों, इनका अभाव है, इनके बारे में क्या है, मतलब नॉलेज नहीं है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग आपको पता है केमिकल्स वाले प्रोडक्ट, जो केमिकल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट है उसी प्रकार से तो इसकी मार्केटिंग कर नहीं सकते, इसकी मार्केटिंग महंगी होगी, मतलब ये महंगे बिकेंगे, तो इसकी मार्केटिंग का भी क्या है, अभाव है। इसके साथ में ही प्रमाणन, इसकी जो सर्टिफिकेशन है, इसकी प्रोसेस में भी क्या आती है, जटिलता रहती है। इसके बाद में आते हैं, इसमें प्रोसेसिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं और मार्केट में बेचने के लिए क्या करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए इसको बेचते हैं। तो ये अपना छोटा सा है, इसको आप देख लेना। फल सब्जियों वगैरह, अनाजों की इनको करते नहीं है क्या, जैसे अपन दूध के उत्पाद उनको उबालते हैं, दही बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, तो ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में इनको पैकिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह करके मार्केट में बेच देते हैं। इसके बाद में अपने आता है साथियों सर्टिफिकेशन और इसके जो मानक है, मतलब नेचुरल फार्मिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं
और इसकी जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद जरूर रखनी है। इसके एनपीओपी करता है, इसका मुख्यतः जो सर्टिफिकेशन है ना वो एनपीओपी करता है। वो आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, या फिर आपको मिल जाए तो अच्छा है, या मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है 8690596638 है। इन पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन वाला, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका जो भी मटेरियल होगा अच्छे से अच्छा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैसेज कर देना, तुरंत आपके पास में क्लास आ जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप सभी को पता है विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती है, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे केवीके वगैरह। यूनिवर्सिटीज भी क्या करती है, इनकी हेल्प करती है कृषि विज्ञान के अंदर, और इसके साथ ही पंचायत में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह होते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे संगठन हैं। इसके बाद में आता है कि अपने नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या उद्यम के अवसर है, मतलब क्या क्या उद्यम अपना सकते हैं। इसमें आप सभी को पता है फल सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मतलब इसमें है कि अपन कहाँ कहाँ उद्यम तैयार कर सकते हैं। जैविक घी दूध डेयरी उत्पाद बनाने का उद्यम तैयार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैविक शहद उत्पाद करने का, इसके साथ में ही अपने जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का, बहुत सारे हैं जो कि मैंने पहले लिखवा रखे हैं। वो मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ पर लिख रखे हैं। अब इसके बाद में अपने ये टॉपिक्स तो क्या हो जाते हैं कंप्लीट। अब अपना आता है मेन जो फैक्टर है ना कि अपना गैस पेपर क्या आता है, गैस पेपर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को एहसास है कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं, और इनसे मेरा कितना मटेरियल मिलने वाला है, ये मेरे को कितने टाइम तक याद रहने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में बढ़िया तरीके से, जैसे स्टैटिक्स वगैरह सब्जेक्ट आने वाली है और आप सभी को पता है अगर बैक आ जाएगी ना तो आपको जो फोर्थ ईयर आता है ना, फोर्थ ईयर तक अगर कोई भी सब्जेक्ट बैक है, मतलब थर्ड ईयर तक कोई भी सब्जेक्ट बैक है तो आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सही है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, 1 साल बैक दे दी जाती है। तो आप अगर स्टैटिक्स वगैरह मैथ वगैरह ये ऐसी जो हार्ड सब्जेक्ट है ना, अगर इनमें बैक रहती, किसी किसी की तो हॉर्टिकल्चर में भी फोर्थ ईयर तक रहती है, उसकी फिर 1 साल बढ़ जाती है डिग्री। तो ऐसी आपको मुसीबत में नहीं पड़ना है, और अगर अच्छे से आपको तैयारी करनी है ना तो अपने 10 या 11 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 10-11 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर का, इसके साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर का, और इसके साथ ही अपने फर्स्ट सेमेस्टर का। इनका क्या हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाओगे, प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप 11 तारीख से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओगे। इसमें कोई पहले फीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी, पहले प्री रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे तो इसमें आपको भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब जो भी कोर्स होगा ना उससे 100-200 रुपए आपको कम ही दिया जाएगा। जितने का भी कोर्स रहेगा उसमें 100 या 200 रुपए का कम दिया जाएगा। और ये अपना बैच कभी स्टार्ट हो रहा है साथियों, ये अपना 10 या 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का। इसके साथ में ही आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है, ये खुशखबरी है कि 10 से लेकर 15 या 16 जुलाई तक, 10 से लेकर 15 या 16 जुलाई तक आपके लिए एक बैच स्टार्ट होगा, बीएससी फाउंडेशन। कौन सा बैच स्टार्ट होगा, बीएससी फाउंडेशन न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। उसकी प्रोसेसिंग चल रही है साथियों, उस पर काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है कि उसके लिए आपको जो नेट क्वालिफाई है, इसके साथ ही एसआरएफ और जेआरएफ और बीएससी, मतलब सारी डिग्रियां उन्होंने कर रखी है और बहुत अच्छी जगह से कर रखी है। वही आपको एसआरएफ जेआरएफ और अच्छी अच्छी जगह के लिए क्या कर सकेंगे, गाइडेंस कर सकेंगे। और आपको पता है
कि लगभग अपने को 10 टीचर चाहिए, किसके लिए, अपने को बीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसमें आपकी कौन कौन सी एग्जाम क्लियर होगी, एएफओ, सभी का सपना होता है एएफओ बैंक सेक्टर में नौकरी करना, इसके बाद में अपने आता है डबलएओ, इसके साथ में अपने आता है जेआरएफ, इसके साथ में ही अपने आता है साथियों प्री पीजी, कौन सी आती है, प्री पीजी, राजस्थान प्री पीजी सभी देना चाहता है, या तो आगे एमएससी करना चाहते हैं अच्छी जगह से जेआरएफ वगैरह से, या कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के कोई भी एग्जाम दोगे तो बीएससी जो फाउंडेशन बैच है बीएससी एग्रीकल्चर का जो न्यू बैच है, वो न्यू बैच सभी के लिए क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। और इसके बारे में मैं और भी एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा न्यू बैच क्या है, किस प्रकार से आपकी इनकी तैयारी ओनली न्यू बैच में होने वाली है, तो ये आपको जानकारी जल्दी इस पर वीडियो आएगी। इसमें भी अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, ये 15-16 जुलाई से कन्फर्म है स्टार्ट होना, 15 जुलाई या 16 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपके लिए भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। ये वैसे कितने का होने वाला है साथियों, ये आपके होने वाला है 1700 रुपए का, कितना, लगभग 1700 रुपए का रहने वाला है। आप इसको अदर जगह पर जाकर देखोगे ना तो ये 7000 का, 8000 का ओनली प्री पीजी के लिए, ओनली डबलएओ के लिए, अलग अलग के लिए है, पर यहां पर इन सभी के लिए ओनली 1700 रुपए में स्टार्ट होने वाला है। टीचर्स का ऐसे नहीं है कि अपन पहले बताएंगे नहीं कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले, पूरा पैनल होगा, कौन कौन सी एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं और इसके साथ ही कितना एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको बताएंगे। इसके साथ में ही सारा गाइडेंस आपके लिए होगा, सारी चीजें आपको बताई जाएगी जेआरएफ वगैरह के लिए, जैसा अभी सेमेस्टर के लिए आपको गाइड किया जाता है उसी प्रकार से। इसके साथ में ही अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर इनसे हमारे सेमेस्टर निकल जाएंगे क्या, नहीं, अगर कोई आपको बोलता भी है नहीं इनसे सेमेस्टर की एग्जाम क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल का है और कंपटीशन लेवल में बहुत कम होता है। मतलब 4 साल का मैटर ऐसे मान लो कि 2 साल में या 1 साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको समराइज कर दिया जाता है। तो समराइज मैटर से आप बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर नहीं पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे को एक तो ये बीएससी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन न्यू बैच भी लेना पड़ेगा और सेमेस्टर का भी लेने पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा साथियों। क्या होगा आपके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जैसे ये 1700 रुपए का ले लिया, इसके बाद में आपको 250 रुपए जो सेमेस्टर की 250 रुपए जीएसटी है वो ओनली पे करनी होगी, और ये 1700 रुपए पे करने होंगे, और प्री रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कि सर ये कितने साल के लिए रहेगा, ये 1700 रुपए की वैलिडिटी ये 1 साल के लिए रहेगी। कि सर हम आगे तक लेना चाहते हैं 4th ईयर तक, तो मेरे को कॉल कर लेना, ये आपके जो भी 250 रुपए के आसपास या 300 रुपए के आसपास जो भी जीएसटी रहती है उसको पे करवा कर और उसके हिसाब से लेंगे। मतलब हाईएस्ट अगर बात करेंगे ना तो 1800-1900 रुपए के आसपास प्री रजिस्ट्रेशन में आपको सेमेस्टर का कोर्स भी मिल जाएगा और बीएससी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन का कोर्स भी मिल जाएगा। मैं तो यही आपको राय दूंगा कि आपको है ना ये बेच न्यू जो बेच है ना ये एक बार अच्छे से ज्वाइन कर लेना और लग जाना कि अपने को क्या करनी है, भाग के कोई इंस्टेंट अपने को कोई डिसीजन नहीं लेना। 4 साल तक अपने को बढ़िया तरीके से न्यू बैच को पढ़ना है, और ये सेमेस्टर वाले जो भी आपको 250, 300, 400 रुपए में जो भी कोर्सेस मिल रहे हैं ये पढ़ने हैं। इसके अलावा कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं इसकी क्वालिटी बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आज तक ऐसा मतलब यूनिक चीजें इसमें मिलने वाली है। जैसे अपन बात करें तो इसमें मॉक टेस्ट वगैरह, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज वगैरह, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा 7 दिन में टेस्ट लग जाए आपके, तो इस प्रकार का आपका न्यू बैच रहने वाला है। और अपन और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने सभी साथियों को इसके बारे में शेयर जरूर करना न्यू बैच के बारे में। और व्हाट्सएप के जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8690596638, व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कर देना। आपको जो भी है नंबर वगैरह सेव कर ले जाएंगे, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। और इस बैच के लिए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देता हूं 8690596638 और इसके साथ में ही 9672634845 इन पर भी आप मैसेज कर सकते हो।
और इसके बाद में अगर आप बोलोगे कि सर अपन ने स्टार्ट कर लिया कि सर अब डिस्काउंट दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन में ये ओनली क्या है, डिस्काउंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट अपन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये डिस्काउंट है। तो साथियों अब अपन चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन नेचुरल फार्मिंग, जिसकी मैं बता चुका हूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सभी के लिए मैं बता चुका हूं डेफिनेशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोइल हेल्थ, सोइल हेल्थ में मैंने बताया था कि मृदा में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पाए जाते हैं और मृदा की टेक्सचर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारी चीजें किसमें आती है, सॉइल हेल्थ में। इसके बाद में अपने आता है अंतर। अंतर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन फुटप्रिंट। इसके बाद में नेचुरल और ऑर्गेनिक और केमिकल फार्मिंग में अंतर, ये बता चुका हूं। इसके साथ में एंसाइंट और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इन दोनों में अंतर भी मैं बता चुका हूं। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर आपने जो पीडीएफ बताई ये कहां पर मिलने वाली है, इसका कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप है उसको डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या व्हाट्सएप पर उन नंबरों पर, ध्यान से सुन लेना, फिर स्टूडेंट मैसेज करते हैं या जो अपने नंबर हैं उन पर आप मैसेज कर देना कि सर आप ऐप की लिंक भेज दो। ऐप की लिंक के बाद में उसको डाउनलोड करना है। पहले उसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, आपका नेम डालना है और आगे नेक्स्ट कर देना है। ऐप का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुल जाने के बाद में ऐसा अपना फोन है ना, तो यहाँ पर थ्री लाइन दी हुई होगी, उन 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वहां पर फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। फ्री मटेरियल में आपको क्या देखना है, आपको वहां पर जाकर देखना है नेचुरल फार्मिंग के नाम से जितनी भी पीडीएफ्स है उनमें ये मिल जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग एग्रोन 122 के नाम से। सही, इसके साथ में ही सर ये जो हमने बाकी टॉपिक पढ़े क्या यहीं से पढ़ने क्या? साथियों मैं आपको बता देता हूं 11 वीडियो एग्रोन 122 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 11 वीडियो है, उनको अच्छे से एक बार देख लेना। ज्यादा टाइम की नहीं है, 4 घंटे की लगभग की क्लास है। कितनी, 4 घंटे में नहीं, ज्यादा बता दिए कि 4 घंटे की क्लास है, वो 11 क्लास जरूर देख लेना, काफी हेल्प मिलेगी। क्लास में ही समझाया गया है जैसे कि आपने आज में समझाया, तो वो आपको क्या करनी है, वो 11 क्लास ले लेनी है, प्लेलिस्ट उसकी दी हुई है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। चैलेंजेस मतलब जो अपने नेचुरल फार्मिंग अपनाने में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या चुनौतियां आती है वो, और फिर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज आईटी के भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब जो अपन ने देखा था ना, बीज उत्पादन वगैरह के लिए और कीट प्रबंधन के लिए और सोविंग के लिए अलग अलग दिया हुआ है, जो आपकी 11 क्लास है, 11 क्लास में और भी डिटेल से समझाया हुआ, तो उसको एक बार जरूर देखना। ओनली इन 11 क्लास को देख लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर इस पीडीएफ को लेना, 26 पेज की पीडीएफ है, और इन 11 क्लास को ले लेना और इस क्लास को ले लेना, बस इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं है। इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बात कर चुके हैं। स्कोप, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग उस क्लास से भी देखना, बढ़िया तरीके से कम टाइम में ही समझाया हुआ है। इसके बाद में स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, और इसके बाद में है अपने इंसेक्ट, वीड और जो डिजीज का मैनेजमेंट है नेचुरल फार्मिंग है वो किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी और जो अन्य संगठन है उनके बारे में लिखना है, और साथ ही प्राकृतिक खेती में जो उद्यम है, जैसे अपन ने वर्मी कंपोस्ट बनाना वगैरह, डेयरी उत्पाद बनाना, वो सारे आपको क्या करने हैं, सूचीबद्ध करने हैं। और इसके अलावा सूची बनाई हुई है, इन 11 क्लासों में बताया हुआ है, उस सूची के बारे में और भी बढ़िया तरीके से है। इसके बाद में है प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स और प्रोसेसिंग, लेबलिंग, इनके बारे में बताना है। तो सर्टिफिकेशन की अगर आपको नहीं मिलती है इन क्लास में भी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद में है प्राकृतिक खेती में देसी बीज की उत्पादन की विधि के बारे में लिखना है, और फिर प्राकृतिक खेती की अवधारणा, उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में लिखना है, और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पशुपालन और एकीकृत जो अपने आईएफएस की जो प्रक्रियाएं थी ना, वो आपको लिखनी है। जैसे आपके हो गया मुर्गी पालन हो गया, इसके साथ में ही पशुपालन हो गया, पेड़ पौधों एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, क्रॉप्स वगैरह लगाना हो गया, तो वो सारी चीजें आ जाती है। ये अपने क्वेश्चन है, ये इतने क्वेश्चन तो आपको पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने को आपको पता है आपके पेपर में इतने क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो साथियों ये अपना क्या होता है, साथियों आज की क्लास में कंप्लीट होता है। क्या करना है,
प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कांटेक्ट करना है अगर इच्छुक हो तो। इसके साथ में ही आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास में क्या करना है, शेयर करना है, और जो भी मैंने प्रोसेस बताई उसको फॉलो करके बढ़िया तरीके से एग्जाम देनी है। और आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी आपको चाहिए तो उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो। सारी चीजें आपको गाइडेंस के लिए बताई जाएगी, कोई भी आपको सस्पेंस हो आगे के लिए। और इसके बाद में अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।